Hello everyone, welcome to all of you in my physics channel Physics Plus. From today, we start your first unit of physics of class +2. Its name is electrostatics. चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बच्चे मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं आपको बच्चे आपकी फिजिक्स करवाने जा रहा हूँ। फिजिक्स बहुत ही आसान, ठीक है, लेकिन बड़ा ही बच्चे आसान है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे थियोरेटिकली और आपके न्यूमेरिकली बड़े सारे फंडे आते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिजिक्स के लिए क्या करें। भाई मैं आपको वो मटेरियल करवाऊंगा जो आपके थियोरेटिकल एज वेल एज आपके ऑब्जेक्टिव दोनों ही पर्पस के लिए आपके लिए सफिशिएंट होगा। न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही कॉम्बिनेशन में आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। सारी आपकी जितनी भी क्लासेस हैं उनमें सारी क्लासेस को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम दी जाएगी उसे आप करेंगे तो पक्का ये रहा कि आप सीबीएसई के साथ साथ आप अपने नीट और साथ साथ आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए भी बढ़िया तैयारी कर लेंगे। तो चलिए उसी वे में आपके लिए बच्चे कुछ वे काम करना शुरू करते हैं आगे। और आप काम करते हुए आज आपकी फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ होती है? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रो, सेकंड पार्ट है बेटा स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो सिंपली बोलें तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद चार्ज एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्ज एट रेस्ट के साथ डील करे उसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दे सकते हैं। यानी फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका चार्ज क्या नहीं करेगा बेटा, हमारा जो चार्ज है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज से हमें ये पता है बेटा चार्ज कितने तरह के होते हैं, चार्ज दो ही तरह के होते हैं। या तो आपका चार्ज पॉजिटिव होगा या आपका चार्ज कैसा होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। तो दो ही तरह के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या आपके चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ओके, आप सभी को बच्चे ये भी पता है क्या, आपके जितने भी लाइक चार्ज हैं, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं या दो नेगेटिव चार्ज हैं, लाइक चार्जेस, ठीक है। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं बच्चे, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जितने भी चार्जेस हैं लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस एक दूसरे को जिस फोर्स से रिपेल करते हैं उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, दैट फोर्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो लाइक चार्जेस आपके जिस फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे उस फोर्स को आप नाम देते हैं, कौन सा नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस का नाम देते हैं। ओके बच्चे, आप सभी ने किसके राउंड, आप सभी ने मैग्नेट के राउंड मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किया होगा। जैसे आप मैग्नेट के फील्ड के अंदर कोई आयरन, निकल, कोबाल्ट का पीस लेके जाते हैं तो मैग्नेट क्या करता है, उसे अट्रैक्ट कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह जब तक आपका चार्ज रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि फर्स्ट एड में आपने चार्ज एट रेस्ट के साथ डील करना, तो जब तक आपका चार्ज रेस्ट पे है तो उसके अराउंड में बच्चे बिल्कुल आपकी जैसे मैग्नेट के अराउंड फील्ड प्रोड्यूस होती हैं, बिल्कुल उसी तरह आपके चार्ज एट रेस्ट के अराउंड भी, चार्ज के अराउंड भी क्या प्रोड्यूस होती हैं, फील्ड आपकी प्रोड्यूस होती हैं। तो आपका चार्ज क्योंकि फर्स्ट यूनिट में मूव नहीं करेगा तो उसके अराउंड जो भी फील्ड प्रोड्यूस होती है उस फील्ड को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। उस फील्ड को क्या नाम दिया जाता है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब तक आपका चार्ज रेस्ट पे है तो उसके अराउंड जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसे आपने नाम क्या देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देना है। ओके, फील्ड के कारण बच्चे एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो डेवलप्ड हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, आपने घरों में सुना होगा, हमारे घर में कितना पोटेंशियल आता है बच्चे, 220 वोल्ट आता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, दिस वन इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में आप डिटरमाइन करेंगे। मतलब जब भी दो बॉडी को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो आपके डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन को मेजर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइनली आप बचे, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, आप चार्ज को बचे इस चैप्टर, क्योंकि आपका चार्ज कौन सा है, रेस्ट पे है, तो चार्ज पे एक डिवाइस होता है जिसका नाम है कैपेसिटर। आप सभी ने सुना होगा, जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, सर्किट डायग्राम, उन सभी के अंदर बच्चे ये लगा होता है। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। तो लीजिए, मैंने आपको क्या क्या बताया, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, फिजिक्स की ब्रांच जो चार्ज एट रेस्ट के साथ डील करे, ठीक है। जब तक आपका चार्ज रेस्ट पे होगा, या जब आपका चार्ज रेस्ट पे है, अगर दो लाइक चार्ज हैं, चाहे वो दो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दैट फोर्सेज आर नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्सेज। ओके, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब तक चार्ज रेस्ट पे रहेगा उसके अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसे नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और फील्ड के कारण क्या डेवलप्ड हो जाता है, फील्ड के कारण आपका पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, और आप इस चार्ज को एक डिवाइस से, जिसका नाम क्या है, कैपेसिटर से स्टोर कर सकते हो। अगर मैं इन सभी को कंबाइन कर दूँ तो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकल आएगी। कैसे, लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंप्लीट डेफिनेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच
branch of physics which deal with study of charges at rest, electric force, field and potential due to these static charges. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्जेज एट रेस्ट के साथ स्टडी करे, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्सेस के साथ आपकी डील करे, जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके साथ डील करेगी, जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसके साथ डील करेगी। उस कंप्लीट ब्रांच को आपने नाम क्या देना है? दैट ब्रांच आर नोन एज, बच्चे क्या नाम देना है उसको? उस ब्रांच को आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज आल्सो नोन एज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो नामों से भी जाना जाता है। नंबर 1 है बच्चे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और सेकंड है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। डन बच्चे, इस यूनिट के अंदर हमने चार्ज एट रेस्ट के साथ डील करना है। आपको ये सभी को पता होगा, मैटर मेनली दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो आपकी बॉडी कंडक्टिंग होती है या इंसुलेटिंग होती है। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर आर दो सब्सटेंस इन विच चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड इंसुलेटर क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिनके अंदर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं कर पाता। तो इस यूनिट के अंदर हमने अपने चार्जेस को मूव नहीं करना, और अगर हमारे चार्जेस मूव नहीं होंगे तो उनके साथ चार्ज मूव नहीं करेंगे। अगर चार्ज मूव नहीं करेंगे तभी हम उनके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डील करेंगे। इसका मतलब आपके इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं करते, उसमें कंडक्शन नहीं होती, और अगर चार्ज मूव नहीं करेंगे और हमने इस यूनिट के अंदर चार्ज को मूव नहीं करवाना, रेस्ट के साथ डील करना है, इसका मतलब बेसिकली इस यूनिट के अंदर हमने क्या करना है? इंसुलेटिंग बॉडी के साथ स्टडी करना है। ओके, आपके बच्चे आपके इस यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी कहा जाता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो चार्ज एट रेस्ट के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप नाम दे सकते हैं। सेकेंडली, इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का भी नाम दिया जाता है। बच्चे कैसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का? मान लीजिए बेटा दो बॉडी हैं, ये फर्स्ट बॉडी है, ये आपकी सेकेंड बॉडी है। दो बॉडी मान लीजिए, तो इंसुलेटिंग बॉडी मान लीजिए, ठीक है, लीजिए दो इंसुलेटिंग बॉडीज मान लीजिए आप। दो इंसुलेटिंग बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करें, ठीक है। जब भी दो इंसुलेटिंग बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा? जब भी आप दो इंसुलेटिंग बॉडी को एक दूसरे से रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा? इनके बीच में आपका क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगी? हीट जनरेट होगी। तो जैसे ही बच्चे एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करोगे तो रब करने से क्या होगा? रब करने से हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से क्या होगा? आपकी एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी, एक बॉडी तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी और दूसरी बॉडी उसे क्या करेगी? गेन करेगी। अब कौन सी बॉडी आपकी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है? जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होगा, ठीक है, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होगा, ठीक है, ये क्या है? सिंबल लो का है। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होता है वो तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? लूज़ करेगी, वो तो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी। और जिसका वर्क फंक्शन हाई होता है वो क्या करेगी? गेन करेगी। तो लीजिए, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी तो जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ऊपर क्या चार्ज आना शुरू हो जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज, जो बॉडी लूज़ करती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो जब भी आपकी दो बॉडी को आप रब करोगे तो रब करने से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है, और ट्रांसफ़र होने के कारण उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो लीजिए, ये चार्ज क्यों प्रोड्यूस हुआ? फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आपके इस चैप्टर के अंदर और आगे मूव करते हैं। आपके चैप्टर के अंदर बार बार एक वर्ड यूज़ हुआ है, चार्ज। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बच्चे क्या करने चाह रहा हूँ? चार्ज को ही डिफाइन करना चाहता हूँ। चार्ज क्या चीज़ है? चलिए चार्ज को डिफाइन करते हैं। आपका चार्ज क्या चीज़ है? तो लीजिए, नेक्स्ट आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन उठा रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बचे? किसी भी मैटर के साथ एसोसिएटेड वो प्रॉपर्टी
जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक आपके जो भी आपके फोर्सेस हैं, या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक जो भी इफेक्ट है उन्हें प्रोड्यूस या एक्सपीरियंस कर सके। तो किसी भी मैटर के साथ एसोसिएटेड वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो क्या करके बच्चे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस कर सके, उसी आप प्रॉपर्टी को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज is the property associated with matter due to which it produce and experience electrical and magnetic effect। ठीक है, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर। तो मैटर के साथ एसोसिएटेड वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो क्या कर सके, इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी कर सके और उसे एक्सपीरियंस भी कर सके। तो आपकी उस प्रॉपर्टी को क्या नाम देना है, वही आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम कहलाएगी। ओके, अब चार्ज कब प्रोड्यूस होता है, या तो कोई बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए या एक्सेस हो जाए। जिसके पास डेफिशिएंसी होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास एक्सेस हो जाएंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं बच्चे सिंपली आपकी एक छोटी सी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। क्या है बच्चे पॉइंट बच्चे क्या है, ठीक है, द एक्सेस और डेफिशिएंसी, द एक्सेस और डेफिशिएंसी of चार्ज की जगह आप इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉडी is the causes of net charge on the body, तो किसी भी बॉडी के पास अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसी के कारण उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाता है बेटा, एक नेट चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज की एक डेफिनेशन। चलिए कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं आपके, उससे पहले टाइप्स के पूरी बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टाइप्स ऑफ चार्जेस। अच्छा, मैंने पहले ही बताया, मैं कंप्लीट बताऊंगा, इसलिए बच्चे ध्यान से नोट भी करते रहिएगा और समझते रहिएगा। अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। आपको ये सभी को पता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। चार्ज कैसे होते हैं, या तो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, या तो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, अगर किसी बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से कम हो जाए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, इट इज़ डेफिशिएंसी। आपको बताने जा रहा था टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में। चार्जेस के ऊपर बच्चे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस 2 ही तरह के होते हैं, या तो आपके पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को बच्चे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। अगर किसी मटीरियल के पास आपके प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि नेगेटिव चार्ज क्या होगा, हाँ जी, अपने आप लिख लीजिएगा, नेगेटिव चार्जेस क्या होगा, ठीक है, अपने आप डिफाइन कर लीजिएगा उसे, क्या बोलेंगे नेगेटिव चार्ज को। ओके, अगर इट इज़ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, अगर किसी बॉडी के पास आपकी क्या हो बच्चे, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज होगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज होगा। चलिए अब बताते हैं आपको SI यूनिट ऑफ चार्ज। आप सभी को पता होगा आपकी चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है बच्चे, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है,
अगर मैं बात करूँ तो SI यूनिट ऑफ चार्ज होती है एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे आप कॉमनली बच्चे क्या बोल देते हैं, आप सिंपली उसे कूलम का नाम दे देते हैं, दैट्स मीन कूलम। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बच्चे, SI यूनिट ऑफ चार्ज होती है एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे आप कूलम के नाम से जानेंगे। ठीक है, डायमेंशन फार्मूले की बात करूं तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बच्चे, अगर डायमेंशन की बात करें तो करंट का डायमेंशन फार्मूला आपको आता होगा। डायमेंशन फार्मूले को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, A इंटू टी। डन। अगर बात करें बच्चे प्रैक्टिकल यूनिट की, तो SI यूनिट हुई चार्ज की। अब प्रैक्टिकल यूनिट जो हम प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो ध्यान से एक नोट बना रहा हूँ, प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्जेस, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, क्या होती है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, आर एम्पियर आवर, आर, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज आर एम्पियर आवर। ठीक है, तो ये है बच्चे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। अक्सर बच्चे बहुत सारी बुक्स में आपको दिया ही नहीं हुआ, तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, ये है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज जो है एम्पियर आवर, और 1 एम्पियर आवर आपके अप्रॉक्सीमेटली 3600 कूलम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक, एक और बता रहे हैं आपकी प्रैक्टिकल यूनिट जो हम यूज़ करते हैं वो है फैराडे। ठीक है, फैराडे भी बच्चे प्रैक्टिकल यूनिट है आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की। 1 फैराडे आपका इक्विवेलेंट होता है 96,500 कूलम के इक्विवेलेंट। तो 1 फैराडे कितने के बराबर है बच्चे, 90, ठीक है, 96,500 कूलम के इक्विवेलेंट होता है। ओके, चार्ज से रिगार्ड कुछ हो रहा है, एक फंडामेंटल आपके कुछ कंसेप्ट बताने हैं, वो कंसेप्ट बताने शुरू कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, तो चार्ज के अंदर आपके चार्जेज का एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बच्चे मिलीगन। ठीक है, मिलीगन, उन्होंने क्या किया था, मिलीगन डिटरमाइन क्वांटा ऑफ चार्ज, मिलीगन डिटरमाइन क्वांटा ऑफ चार्ज। तो चार्ज का क्वांटा, यानी मिलीगन ने डिटरमाइन किया था क्वांटा ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड एस्टिमेट भी किया था उसे, एस्टिमेटेड इट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मिलीगन बच्चे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिटरमाइन किया था क्वांटा ऑफ चार्ज को। आप पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी आगे बढ़ेंगे। क्वांटा ऑफ चार्ज को आपके मिलीगन ने डिटरमाइन किया था, और उन्होंने इसकी हेल्प से एस्टिमेट किया था कि क्वांटा ऑफ चार्ज किसके इक्विवेलेंट होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। चलिए कुछ और यूनिट के साथ भी इसकी इक्विवेलेंसी बताते हैं, आपको छोटी सी टर्म और भी बताते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 1 कूलम, यानी 1 कूलम तो बच्चे SI यूनिट होती है, और अगर मैं कहूँ ये सीरियल सिस्टम किसके इक्विवेलेंट होगी, तो 1 कूलम होती है बच्चे 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। अब स्टैट कूलम क्या है, ये सीरियस यूनिट है आपकी किसकी, आपके चार्ज की सीरियस यूनिट है। तो स्टैट कूलम, ठीक है, ये क्या है बच्चे, स्टैट कूलम क्या होता है, सीरियस यूनिट है ये आपकी। ठीक, सीरियस यूनिट्स आपकी है, 1 कूलम होता है 3 × 10⁹ आपके कूलम के इक्विवेलेंट। और अगर बात करें 1 एब्सोल्यूट कूलम किसके बराबर होता है, कई बार आपको न्यूमेरिकल में ये भी जरूरत पड़ेगी, 1 एब्सोल्यूट यूनिट, 1 एब्सोल्यूट कूलम। तो 1 एब्सोल्यूट कूलम आपका किसके इक्विवेलेंट होगा, ये बच्चे 10 कूलम के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये 10 कूलम के बराबर होता है। 1 फैराडे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। चलिए अब क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बारे में पहले कंप्लीट पढ़ लेते हैं, फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो चार्ज की क्या क्या आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ एक से ज़्यादा हैं तो आपकी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं।
स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे बच्चे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की, और वो है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सी क्वांटिटी बेटे? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपकी चार्जेस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करती हैं, यानी जिन्हें सिंपली आप ऐड माइनस आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सको। तो ऐसी क्वांटिटी जिन्हें रियल नंबर की तरह आप ऐड कर सको, वही जैसे रियल नंबर ऐड होते हैं वैसे ही ऐड कर सको, ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी बॉडी के पास कितनी एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे? मैं इसी में लिख देता हूँ। It represent क्या रिप्रेजेंट करता है चार्ज? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी बॉडी के पास कितने एक्सेस या कितनी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही उसका चार्ज रिप्रेजेंट करता है। चलिए सेकंड आपकी प्रॉपर्टी की ओर मूव कर रहा हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चे आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है आपकी किससे रिलेटेड? आपके चार्ज से रिलेटेड। सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में बच्चे क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है। तो चार्ज बचे सबसे पहली प्रॉपर्टी, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी भी थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी आ गई, चार्ज को आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब भी एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरी बॉडी से टच करोगे तो वही चार्ज दूसरी बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है? ट्रांसफर। मैं लिख देता हूँ, इफ ए चार्ज बॉडी is put in contact with another body, then charge can be transferred. Then charges can be transferred. चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है। चार्जेस क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी। क्लियर? चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे आप सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से क्या कर सकते हो? ऐड भी कर सकते हो। सेकेंड वन, आपकी चार्ज क्या है बच्चे? ट्रांसफरेबल है, यानी जब भी एक चार्ज बॉडी को आप दूसरी बॉडी से कनेक्ट करोगे तो टच करते ही वही चार्ज आपकी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या होता है बेटा? ट्रांसफर हो जाता है। नंबर थर्ड आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्जेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है। तो चार्ज कभी भी बच्चे देखिए, चार्ज कभी भी आपका मास के, ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता चार्ज हमेशा मास के साथ ही होगा, ये हमेशा होगा ही होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज मास के बगैर एग्जिस्ट कर सके। ठीक है। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा तो उसके ऊपर मास तो होगा ही होगा। ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ इसके अंदर एक वर्ड, मैं इसके अंदर भी लाइन लिख देता हूँ, चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट, exist, ठीक है, विदाउट मास, ठीक है, थ्रू, ठीक है। चार्ज आपका कभी भी मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। भाई देखिए मैंने क्या बोला बच्चे, आपका चार्ज कभी मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास तो हो सकता है वो चार्ज के बगैर क्या कर सके? एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये नहीं बच्चे आपकी थर्ड प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो इसके अंदर बच्चे मैंने आपको बताया आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी स्केलर आपकी क्वांटिटी है, सेकंड ट्रांसफरेबल है, तीसरी आपकी बताई चार्ज आपका हमेशा मास के साथ एसोसिएट होगा। तो कभी भी चार्ज आपका मास के बगैर आपका क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन मास चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है। कभी भी किसी बॉडी को अगर मैं पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, अगर मैं कह देते हैं कि व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू ए बॉडी, तो उसका मास क्या हो जाएगा भाई। किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब जाता है, मान लीजिए मैं कहूँ किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो ट्रांसफर करेगा तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो इसका मतलब उसका मास डिक्रीज हुआ है। तो जब भी एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी तो उसका मास क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ जी, तो उसका मास क्या हो जाएगा बेटा, अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। तो मास क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज। और अगर आपकी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो उसका मास क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह आपके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बॉडी का मास भी क्या होता है बेटा, चेंज। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हुई आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान समझिएगा, जिसका नाम है जो है चार्जेस क्वांटाइजेशन। चार्जेस इज क्वांटाइज, ठीक है, आप इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। तो आपकी बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइज या चार्जेस क्वांटाइज, ठीक है। चार्जेस क्वांटाइजेशन या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या चार्जेस क्वांटाइज का मतलब है किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी आपका फ्री चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लिख देते हैं, द क्वांटाइजेशन of charge, the quantization of charge is the property ठीक है, is the property by virtue of which all free charges, ठीक है, all free charges of integral multiple of a basic unit of charge represented by E, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ई। इसका मतलब किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा किसके बराबर होगा, 10 चार्ज क्यू। मान लीजिए एक बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है। चार्ज क्यू ऑन ए बॉडी is always given by, इसका मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है उसे आप कैसे लिख सकते हैं, चार्ज, किसी बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल फ्री चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कंप्लीट आएगी, कभी फ्रैक्शनल नहीं आएगी। 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, लेकिन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तो एन क्या चीज़ है बेटा, वेयर एन इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ये एन क्या है बच्चे, आपका पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो आपकी, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब आपको पता लग चुका है।
ओके, आपको सभी को बताइए चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो पता ही होगा, नोट बना के लिख देता हूँ। आपके एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए या चार्ज ऑफ प्रोटॉन से भी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपस में इक्वल होता है, बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज होता तो इक्वल है, लेकिन एक दूसरे के क्या होता है, आपका अपोजिट होता है। तो नेगेटिव ऑफ क्या लिख दे बच्चे यहाँ, नेगेटिव ऑफ चार्ज ऑफ, नेगेटिव ऑफ चार्जेस ऑफ किसके बराबर, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है बच्चे ये चार्ज, आपका जब पता है आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। तो बच्चे मैंने क्या बताया बच्चे, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे हमने आपके लिए बच्चे डिस्कस किया, ठीक है, क्या डिस्कस किया, चार्जेस ऑफ प्रोटॉन हमेशा नेगेटिव ऑफ चार्ज ऑफ या चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के आपकी क्या इक्विवेलेंट होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के इक्विवेलेंट होती है। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी के कारण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कारण जब भी आप दो बॉडी को रब करोगे, जब भी आप दो बॉडी को क्या करोगे, रब करोगे, मान लीजिए फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी, जब भी इन दोनों को रब करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। इस प्रॉपर्टी के कारण ही जब भी आपकी बॉडी एक बॉडी दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगी तो इलेक्ट्रॉन भी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही ट्रांसफ़र होगी। इसका मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, 3 दे सकती है। तो जब भी आपके इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र होंगे वो भी हमेशा क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल आपके होंगे, ठीक है। चलिए, ये थी बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, जिसके अकॉर्डिंगली आपके चार्ज की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होती है, मैंने ये आपको बताया। चार्ज की बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डील करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी चार्ज की नंबर 5 प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं। चार्ज की नंबर 5 प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्व रहता है बच्चे, चार्ज इज कंजर्व, ठीक है। तो चार्ज क्या है बेटा, किसी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो आती ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने रीड किया होगा, बिल्कुल वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। तो अगर मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूँ तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो मैं लिख देते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, जिसके अंदर नेट एक्सटर्नल इफेक्ट कितना होता है, 0 होता है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात करूं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ठीक है, टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज टाइम के साथ क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। जबकि ठीक है, इंडिविजुअल चार्ज ठीक है, जबकि इंडिविजुअल चार्ज क्या हो सकता है, इंडिविजुअल चार्ज में चेंज। देखिए, एक बॉडी का इंडिविजुअली चार्ज तो क्या हो सकता है, मे चेंज, ठीक है। आपकी बॉडी का इंडिविजुअली चार्ज तो क्या हो सकता है बेटा, चेंज हो सकता है, लेकिन नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे आपको पता है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, वैसे आप इसको भी लिख सकते हो कि आप चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब यही हुआ, दैट्स मीन चार्जेस कैन neither be created nor be destroyed, ठीक है, नॉट destroyed। इसका मतलब ना तो आप चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हो, नए चार्ज को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। ठीक, अभी तक बच्चे आपकी किसी भी ना केमिस्ट्री ना फिजिक्स किसी भी ऐसी कहीं पे भी कोई ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो इस लॉ को ओबे ना करती हूँ। तो जो भी रिएक्शन आपकी है, जितनी भी केमिस्ट्री और फिजिक्स की रिएक्शन है, वो सारी की सारी इस लॉ को जरूर ओबे करेंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल है आपके लिए, एक रिएक्शन है बच्चे, बड़ी फेमस रिएक्शन है आपकी पेयर प्रोडक्शन। इस पेयर प्रोडक्शन की रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, पेयर प्रोडक्शन में एक आपका बच्चे गामा क्या होता है, फोटोन,
एक गामा न्यूट्रलाइज होकर डिसोसिएट होकर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये ई पॉजिटिव क्या है बेटा? पॉजिट्रॉन है ये क्या है बेटा? पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन का मास और चार्ज एग्जैक्टली आपके इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इसका चार्ज नेगेटिव है तो इसका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये गामा क्या चीज़ है बच्चे? ये गामा है फोटोन। अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो एक फोटोन के ऊपर नेट चार्ज होता है बेटा 0, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻90। इसके ऊपर पॉजिटिव होता है तो माइनस, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो इन दोनों का टोटल भी कितना हुआ? 0। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का चार्ज 0 है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है बच्चे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे कर रही है, तो ये रिएक्शन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट रिएक्शन है। सेकेंड आपका एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है पेयर एनिहिलेशन का। सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूँ पेयर एनिहिलेशन। एक और रिएक्शन है, केमिस्ट्री की बड़ी फेमस रिएक्शन है। उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और अगर एक पॉजिट्रॉन कंबाइन हो जाए, जब भी एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होंगे तो 2 फोटोन निकलते हैं। अभी इधर भी रिएक्टेंट का नेट चार्ज कितना है? 0, इधर भी कितना है? 0 है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी बच्चे क्या है कि पूरी फॉलो कर रही है, ओबे कर रही है आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो ये रिएक्शन भी क्या है? बिल्कुल ओके, सही रिएक्शन है। ऐसे ही आप कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, कोई भी। जैसे अगर मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की एक रिएक्शन के ऊपर बात करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ सी लिख के एक न्यूक्लियर फिजिक्स की एक रिएक्शन के ऊपर बात करता हूँ। आपने सभी ने यूरेनियम सुना है? यूरेनियम 92-238, ठीक है। इसमें से क्या हो बचे? इसमें से एक हीलियम का पार्टिकल निकल जाए। अगर हीलियम निकल गया तो बाकी क्या बचेगा? मुझे बता सकते हो? अगर मैं कहूँ बच्चे बाकी क्या बचा? 92। चार दोनों साइड सेम होगा तो श्योर है यहाँ पे क्या बचेगा? 90 वाला। 90 किसका होता है? थोरियम का होता है। और मास कितना होगा? 234। यानी मुझे पता है हर चार्ज, हर रिएक्शन आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी करती है, आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी करती है। तो इससे बच्चे मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में कौन सी क्वांटिटी निकलेगी। तो ये थी बच्चे हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसका नाम था चार्ज इज क्वांटाइज, या कंजर्व, या आपकी बोल सकते हैं चार्ज इज कंजर्व, या आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की बताते हैं। लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है नंबर 6 आपकी प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है बच्चे? जो क्या प्रॉपर्टी है? चार्जेस इनवेरिएंट। चार्जेस इज इनवेरिएंट। अब चार्जेस इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? चार्ज का बच्चे मोशन से कोई इफेक्ट नहीं होता। मान लीजिए एक बॉडी रेस्ट पे है या आपकी मोशन में है, रेस्ट या मोशन के कारण चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बॉडी का चार्ज रेस्ट या मोशन से चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है? ये आपकी आपकी इनवेरिएंट का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट अपॉन या इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो आपकी बच्चे नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी कर रहे थे नंबर 6 प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या था बच्चे? जिसका नाम है बच्चे चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? चार्ज का बच्चे मोशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, चाहे एक बॉडी आपकी मोशन पे है, तो चार्ज का मोशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यानी आपकी बॉडी रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, उसके चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यही लिखा है बच्चे, चार्ज आर इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज, does not change whatever be its speed। इसका मतलब आपकी चार्ज की कोई भी, आपका चार्ज चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, तो आपके चार्ज का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसका जो भी चार्ज होगा, और अगर आपकी बॉडी जो मोशन में है, चाहे आपकी बॉडी रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, उसकी चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका चार्ज क्या रहेगा बच्चे? सेम ही रहेगा, ठीक। तो ये थी बच्चे हमारी कुछ प्रॉपर्टी जो थी चार्ज से रिलेटेड। चलिए चार्ज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आगे डिस्कस करते हैं, और वो है बच्चे एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में। एक्सेलरेटेड
accelerated charge radiates एनर्जी। तो आपके जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हैं वो एनर्जी को रेडिएट्स करते हैं, मतलब एमिट करते हैं। लीजिए मैं एक आपकी छोटी सी एक फॉर्मेशन बना देता हूँ जिससे आप क्लियर कट समझ जाएंगे। मान लीजिए मैं आपकी चार्ज बना देता हूँ। सबसे पहले बच्चे ये है मेरा पॉजिटिव चार्ज, तीन सिचुएशन बनाते हैं। ये है मेरा चार्ज को नाम देते हैं। मेरा चार्ज कौन सा है? चार्ज को कैपिटल क्यू का नाम दे दीजिए। इन फर्स्ट सिचुएशन आपके चार्ज की वेलोसिटी कितनी है? 0 है। इसका मतलब आपका चार्ज कौन सी पोजिशन पे है? रेस्ट की पोजिशन में। ठीक है, यानी आपका चार्ज कौन सी पोजिशन में बेटा? रेस्ट की पोजिशन में। जब भी आपका चार्ज रेस्ट पे होगा, हाँ जी, जब भी आपका चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके अराउंड किस तरह की फील्ड प्रोड्यूस होती है? जब भी आपका चार्ज रेस्ट पे होगा तो सिर्फ वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ उसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होगी। ई वेक्टर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होगी। तो जब आपका चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसके अराउंड जो फील्ड प्रोड्यूस होती हैं वो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होती हैं? वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। चलिए सेम चार्ज मान लीजिए, ये रहा आपका बचे सेम चार्ज, ठीक है, क्यू चार्ज है। सेकेंड सिचुएशन में मान लीजिए आपका सेम चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सेम चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर आपका चार्ज कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा दोनों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसेस बोथ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। ई वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और बी वेक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड। लिख भी देता हूँ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों प्रोड्यूस होंगी, लेकिन ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों प्रोड्यूस होंगी बट कोई रेडिएशन नहीं प्रोड्यूस होगी। बट नो रेडिएशन, कोई रेडिएशन नहीं प्रोड्यूस होगी इस प्रोसेस के अंदर। लेकिन अगर आपका यही सेम चार्ज पार्टिकल, अगर आपका यही सेम चार्ज पार्टिकल कौन से वाला? वही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वही चार्ज पार्टिकल आपका क्या हो जाए? आपका उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो। मान लीजिए सेम चार्ज पार्टिकल है आपका जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, मतलब वेलोसिटी क्या नहीं, कांस्टेंट नहीं है। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी कैसी बचे? वेरिएबल वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो क्या करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को प्रोड्यूस करेगा और रेडिएट करेगा एनर्जी को, ठीक है। और रेडिएट्स क्या करेगा? एनर्जी। तो याद रहेगा जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है ना, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, साथ साथ आपकी क्या प्रोड्यूस कर देता है? एनर्जी भी आपकी रेडिएट करता है। तो चलिए चार्ज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जितनी थी, चार्ज के रिगार्डिंग जितने फंडे थे प्रॉपर्टी बतानी थी, वो बताने के बाद अपने नए टॉपिक की ओर मूव करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के बच्चे आप सभी को श्योर है वो आपको आता होगा। नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं एंड इंसुलेटर क्या होते हैं? भाई आप सभी को पता है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है, बट फिर भी मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर कौन से होते हैं? वो मटेरियल जिसके अंदर आपके आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर एक एटम के अंदर क्या होते हैं बच्चे? वीकली बाउंड होते हैं। जो भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एटम से वीकली बाउंड होंगे, ऑलमोस्ट फ्री होंगे बच्चे वो पूरी बॉडी के अंदर मूव करने के कारण। और जिन मटेरियल में कंडक्शन ईजली हो जाती है या चाहे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ईजिली मूव कर जाए तो उन मटेरियल को आप क्या बोलते हैं बच्चे? कंडक्टर का नाम देते हैं। तो कंडक्टर क्या होते हैं? चलिए डिफाइन करते हैं कंडक्टर को। अगर सबसे पहले हम कंडक्टर को डिफाइन करें तो कंडक्टर क्या होता है बेटा? मटेरियल्स in which the outer electron of each atom or molecules are weakly
weakly bound and these electron are almost free to move throughout the body. तो ऐसे मटेरियल जिनके बीच में जिसके अंदर क्या होता है आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम, ऐसे मटेरियल जिनके एटम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ही वीकली बाउंडेड होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री होते हैं मूव थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल आपके क्या कहे जाते हैं आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल। ऐसे मटेरियल को क्या मटेरियल बोलते हैं आर नोन एज कंडक्टर। तो आप ऐसे मटेरियल को बच्चे क्या बोलेंगे कंडक्टर। तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर जो एटम होते हैं उनके आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही वीकली बाउंडेड होते हैं और ये अपने आप को बड़े इजीली वे में मूव करवा के पूरे क्रिस्टल के अंदर पूरे आपके बॉडीज़ के अंदर मतलब मटेरियल की बॉडी के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। ऐसे मटेरियल आपके क्या कहलाते हैं कंडक्टर। फॉर एग्जांपल जितनी भी आपकी मेटल्स हैं, ठीक है, ऑल मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी आपका किसके एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है, ऑल मेटल। जितनी भी आपकी मेटल हैं वो सभी इसी का एग्जांपल है। हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई, ह्यूमन बॉडी बच्चे क्या है इसी का एग्जांपल है। ठीक है, तो जितनी भी मेटल्स हो गई और साथ साथ हमारी ह्यूमन बॉडी, अर्थ, ये सारी की सारी बच्चे इसी का एग्जांपल है, कंडक्टर का एग्जांपल है। चलिए इसी पैटर्न में आप इंसुलेटर को डिफाइन कर लेंगे। चलिए इंसुलेटर के लिए आप खुद ही बना लीजिएगा इंसुलेटर क्या होते हैं। लिख लेंगे द मटेरियल इन विच आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम ऑफ मॉलिक्यूल आर टाइटली बाउंड। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे टाइटली बाउंड होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका मूव नहीं करेगा और जिन मटेरियल में आपका इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, ठीक है, तो वो मटेरियल आपके क्या कहलाते हैं इंसुलेटर कहलाते हैं। तो ये है बच्चे इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर आप अपने आप लिख दीजिएगा। तो इंसुलेटर के बारे में आपको पता है कंडक्टर इंसुलेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ओके, माय नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ चार्जिंग। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चे आपका ये, इसका नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इस टॉपिक के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह किसी बॉडी के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को प्रोड्यूस करने के कौन कौन से मेथड हैं, उन मेथड को बच्चे हम इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे। बहुत सारे मेथड है किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करने के, जिसके अंदर फर्स्ट मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या है बच्चे, जिसका नाम है बच्चे फ्रिक्शन। लीजिए, तो फ्रिक्शन के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब फ्रिक्शन की हेल्प से कैसे, आपको पता है जब भी दो बॉडी को रब करोगे, तो जब भी आप दो बॉडी को रब करोगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी। यानी फ्रिक्शन में क्या हुआ बच्चे, देखिए अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूँ तो फ्रिक्शन में क्या हुआ बेसिकली, इफ़ वी रब, ठीक है, अगर हम क्या करें रब वन बॉडी with another body, जब भी बच्चे हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। तो जब भी बच्चे आप दो बॉडी को रब करोगे तो रब के कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या होगा, आपके चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आपके रब करेंगे। चलिए आपको मुझे एक टेबल बना देते हैं और टेबल्स के अंदर आपको बता देता हूँ एक टेबल की हेल्प से। भाई आप एक टेबल क्या बना रहे हैं, एक टेबल की हेल्प से ये बता रहा हूँ। ठीक है, उस टेबल की हेडिंग बना देते हैं, एक साइड लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक साइड लिख देते हैं नेगेटिव चार्ज। ये टेबल क्या बताएगी बच्चे आपको, ये आपकी टेबल ये बताएगी अगर मैं इन सब्सटेंस को इन मटेरियल से रब करूँ तो इधर वाले मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे अगर हम बात करें बच्चे एक गिलास रोड, अगर एक गिलास रोड को, ठीक है, एक गिलास रोड को आप किसी तरह रब करें सिल्क के क्लॉथ के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर आपका कौन सा चार्ज आएगा, आपके सिल्क की जो क्लॉथ है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, आपका बच्चे नेगेटिव चार्ज आएगा।
सेकेंड वन अगर हम बात करें वुलन क्लॉथ की, अगर मैं बात करूं वुलन क्लॉथ की, वुलन क्लॉथ को आप रबड़ शू के साथ, वुलन क्लॉथ को आप रबड़ शू के साथ या एम्बर के साथ, एम्बर का एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के साथ रब कर दें। अगर आप प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के साथ रब कर देंगे तो क्या होगा, वुलन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और इन मटेरियल के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट आपका ये था, सेकंड ये था, चलिए थर्ड के वो डिस्कस करते हैं। थर्ड अगर मैं कहूँ ड्राई हेयर, आपके जो बाल होते हैं ड्राई हेयर को अगर मैं कोम के साथ रब कर देता हूँ तो कोम के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है और ड्राई हेयर के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। नंबर 4 की ओर मूव करें, जैसे कैट स्किन, अगर हम कैट की स्किन को एबनॉइड रोड से, एबनॉइड बच्चे एक रोड है, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल है ये भी, एबनॉइड रोड को अगर मैं कैट फर के साथ रब करता हूँ तो कैट फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और एबनॉइड रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अच्छा, आप सभी ने क्लाउड देखे हैं बच्चे? अगर मैं एक नोट बना दूँ आपकी, तो जो क्लाउड भी बनते हैं, ठीक है, जो क्लाउड की फॉर्मेशन होती है या जो क्लाउड हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ रखना है पॉइंट, ठीक है। क्या चीज़ की बता रहा था, क्लाउड्स के बारे में। तो जो क्लाउड्स होते हैं गेट चार्ज, ठीक है, चार्ज हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की हेल्प से बच्चे आपके फ्रिक्शन का फिनोमेना का यूज़ करके आपके जो क्लाउड्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। तो ये था बच्चे फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसके अंदर मैंने बताया बाय द फिनोमेना ऑफ यूजिंग फ्रिक्शन कैसे हम एक बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मेथड आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड स्टडी करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन का। तो नेक्स्ट मेथड जिसके द्वारा हम चार्ज को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, सीबीएसई में हर बार इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ढंग से करिए, समझिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है बच्चे, अगर मैं किसी बॉडी को, किसी कंडक्टिंग बॉडी को, मान लीजिए कोई न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, उसे बगैर टच किए अगर मैं उस पर चार्ज प्रोड्यूस कर दूँ तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चलिए इसको बताने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ ये क्या है। मान लीजिए बच्चे एक चार्ज बॉडी ले लीजिए, मेरे पास क्या है बच्चे, ये रही एक चार्ज बॉडी है, ठीक, एक चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ग्लास रोड ले लीजिए या कोई भी चार्ज बॉडी ले लीजिए जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चे, एक चार्जिंग बॉडी ली, एक चार्जिंग बॉडी लीजिए, उस चार्जिंग बॉडी को क्या कीजिए बच्चे, एक आपके एक कंडक्टर के क्रॉस रख लीजिए। मान लीजिए एक चार्जिंग बॉडी थी, उसे आपने एक कंडक्टर, एक न्यूट्रल कंडक्टर था उसके पास रख लीजिए। ये क्या चीज़ है बच्चे, कंडक्टर था, इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी थी, इनिशियली 0 थी। तब तो मैंने फर्स्ट स्टेज में क्या किया बेटा, एक चार्ज बॉडी को, ठीक है, मैं अलग मार्कर यूज़ कर लेता हूँ, एक चार्ज बॉडी इज brought near ठीक है, नियर अनचार्ज बॉडी। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में आप क्या कीजिए बेटा, एक चार्ज बॉडी को आप क्या कीजिए, एक आप अनचार्ज बॉडी के नियर बाय रखिए। जैसे रखेंगे क्या होगा, हाँ जी, जैसे रखेंगे तो क्या होगा पता है आपको, क्या होगा, एक कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो अट्रैक्शन की वजह से आपके क्या होंगे, इस फेस के ऊपर कमोडेट होने शुरू हो जाएंगे। तो कंडक्टर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस फेस के ऊपर, और इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज आपका दूसरे फेस के ऊपर आपका इस तरह प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपकी बच्चे देखिए, जैसे आप एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज कंडक्टर के नियर बाय आएंगे तो नेगेटिव चार्ज इस फेस के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज इस फेस के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मैंने टच नहीं किया, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज कंडक्टर के नियर बाय लाए और नियर बाय जैसे ही लाओगे तो उसके ऊपर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसी फिनोमिना को वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके इंडक्शन का नाम देते हैं। अब बताते हैं इसी फिनोमिना से आप किस तरह इस बॉडी को टच किए बगैर, टच तो किया ही नहीं मैंने, कैसे आप बच्चे क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये था आपका स्टेप फर्स्ट जो आपने करना है किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करने का। ओके, सेकंड स्टेप की ओर मूव करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या कीजिए बच्चे, यही चार्ज बॉडी
आप वहीं रखिए, ठीक है। सेम चार्ज बॉडी को आपने वहीं रखना है, उसी प्लेस के ऊपर रखना है। ये लीजिए सेम चार्ज बॉडी, जिसके ऊपर चार्ज वैसे ही था, पॉजिटिव चार्ज था, वही कंडक्टिंग बॉडी लीजिए। बस करना क्या है, कंडक्टिंग बॉडी के इधर कौन सा चार्ज था बेटा, नेगेटिव चार्ज था, इधर कौन सा चार्ज था बेटा, पॉजिटिव चार्ज था। करना क्या है, सेकंड केस के अंदर आप इसकी अर्थिंग कर दीजिएगा। अर्थिंग क्या, अर्थिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो इसे अर्थिंग बोलते हैं। ये लीजिए मैंने इसकी अर्थिंग कर दी है, ये होता है बेटा अर्थिंग का सिंबल। तो स्टेप सेकंड में हमने क्या करना है बच्चे, स्टेप सेकंड के अंदर हमने इसकी अर्थिंग करवा देनी है। जैसे ही अर्थिंग करोगे तो अर्थ करने से क्या होगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज, जितने भी ये बच्चे पॉजिटिव चार्ज हैं, आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इन सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरह से मान सकते हो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज ये ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। लीजिए सेकंड स्टेप में आपका क्या हुआ, ये हुआ। अगर थर्ड स्टेप की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, थर्ड स्टेप की बात करूँ, चलिए थर्ड स्टेप की ओर मूव करते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, एक चार्ज बॉडी को इसके अराउंड रखा जिससे चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई। दूसरे स्टेप में हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। थर्ड स्टेप की ओर मूव करते हैं। थर्ड स्टेप से मैं यहाँ कर देता हूँ। थर्ड स्टेप में क्या कीजिएगा, उस चार्ज बॉडी को वहीं का वहीं रखिएगा। चार्ज बॉडी तो वहीं का वहीं, इसके ऊपर चार्ज वैसे का वैसे ही रहेगा। और क्या करना है बच्चे, कनेक्टिंग बॉडी, कनेक्टिंग बॉडी की आपने जो अर्थिंग कर रखी थी, थर्ड स्टेप में इस अर्थिंग को क्या करना है बच्चे, ब्रेक कर देना है। जैसे आप अर्थिंग को ब्रेक करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज तो खत्म ही हो चुके थे, तो लीजिए थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, अर्थिंग को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, अनचार्ज कंडक्टर जो था इज डिस्कनेक्टेड ठीक है। डिस्कनेक्टेड कहाँ से किया, फ्रॉम दी अर्थ। ये है आपका थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड, ठीक है। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, थर्ड यहाँ पहुँच गए। जैसे ही करोगे बच्चे, आपका जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज तो यहीं का यहीं रहेगा। जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ के अंदर जा चुका है, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। फोर्थ स्टेप के अंदर बच्चे अब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि चलिए मुझे इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज बताइए, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर इस वक्त नेट चार्ज कितना है, देखिए इसके ऊपर तो आपका पॉजिटिव था ही, इस बॉडी के ऊपर, ये वाली बॉडी के ऊपर अब नेट चार्ज की वैल्यू कितनी है, नेट चार्ज की वैल्यू है नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज तो खत्म ही हो चुका है। लास्ट स्टेप के अंदर बच्चे क्या करना है, लास्ट स्टेप में इस चार्ज रोड को भी, लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस चार्ज रोड को बच्चे यहाँ से अभी ले जाइए। जैसे ही अभी लेके जाओगे तो क्या होगा, जैसे बच्चे इस ग्लास रोड को अभी ले जाओगे तो आपका ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। आपको पता है कंडक्टर के अंदर चार्ज आपका क्या होता है, कंडक्टर के अंदर आपका चार्ज आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकता है। इस तरह बच्चे आपकी इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्या हो गया, ये बॉडी भी आपकी चार्ज हो गई। इसके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस आया। ओके, तो आपने क्या किया बेटे, फोर्थ स्टेप में चार्जिंग बॉडी इज रिमूव। तो इस तरह बच्चे हमने क्या किया, बगैर टच किए बच्चे, देखिए मैंने क्या किया, अल्टीमेटली फर्स्ट स्टेप में क्या किया, चार्ज बॉडी को जैसे इसके क्रॉस लगाया तो इस तरह चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जैसे ही चार्ज रोड को मैं एक अनचार्ज कंडक्टर के नियर बाय लाया तो उसके ऊपर चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम दिया जाता है। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया किस तरह आप इसे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा किस तरह बॉडी के ऊपर बगैर टच किए चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेप में मैंने उसकी अर्थिंग करवा दी। अर्थिंग करने से जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो अर्थ के अंदर चले गए। थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया बच्चे, थर्ड स्टेप में मैंने आपका क्या किया, ये अर्थिंग को ब्रेक कर दिया। अर्थिंग ब्रेक हो गई, चलिए तो इस चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और फोर्थ के अंदर बच्चे मैंने क्या किया, इस बॉडी को भी, इस चार्ज बॉडी को यहाँ से जैसे हटाया, ये चार्ज क्या हुआ, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, कुछ एक पॉइंट है जो इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे वो पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट के क्रॉस जो इंड्यूसिंग बॉडी है, देखिए जो इंड्यूसिंग बॉडी थी, इंड्यूसिंग बॉडी कौन सी है, जो पॉजिटिव आपकी रोड थी। इस इंड्यूसिंग बॉडी ने ना तो कोई चार्ज गेन किया है, ना ही क्या किया है, चार्ज लॉस किया है। तो इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन नॉर लॉस, लॉसेस चार्ज। ना तो आपकी बॉडी ने कोई चार्ज को गेन किया है, ना ही क्या होगा, इस इंड्यूसिंग बॉडी ने, ना ही आपके जो इंड्यूसिंग चार्जिंग बॉडी थी इसने ना तो कोई चार्ज को गेन किया है, ना ही क्या
आपका लूज किया है। ओके, जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उसका नेचर कैसा है? देखिए, आप कौन सी बॉडी लेके गए थे? पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके गए थे, लेकिन चार्ज कौन सा प्रोड्यूस हुआ? नेगेटिव हुआ। तो इसका मतलब जो इंड्यूस चार्ज होगा हमेशा इंड्यूसिंग बॉडी के चार्ज से अपोजिट होगा। अगर पॉजिटिव आप रोड लेके आओगे तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव लाता तो पॉजिटिव होगा। यानी द नेचर ऑफ चार्ज या द नेचर ऑफ चार्ज इंड्यूस the nature of induced charge is always opposite to that of inducing charge. Sure, inducing charge। ठीक है जी, यहाँ तक आपके बच्चे मैंने 2 पॉइंट बताए। चलिए तीसरा पॉइंट बच्चे मैं यहाँ नीचे बता देता हूँ, हाँ दिख भी रहा है, आप आराम से बन जाएगा। तीसरा पॉइंट बच्चे मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, और वो क्या है, जो भी इंड्यूस चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो चार्ज हमेशा, देखिए जो भी चार्ज इंड्यूस हुआ है वो इंड्यूसिंग चार्ज से, जो इंड्यूसिंग चार्ज है जो आपका जिस चार्ज ने से इंड्यूस किया है, जो इंड्यूस चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज से या तो हमेशा स्मॉल होगा या इक्वल होगा, लेकिन कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जो चार्ज इंड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू कभी भी इंड्यूसिंग चार्ज से ज़्यादा नहीं होगी, इक्वल हो सकती है, लेस देन हो सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंड्यूस चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू हो सकते हैं, और इक्वल टू किसके बच्चे? इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज, इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज, ठीक है, बट नेवर ग्रेटर। लेकिन कभी भी क्या नहीं होंगे बच्चे? ग्रेट नहीं होंगे, ठीक है, ठीक। चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इसके रिगार्डिंग। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, आपका जो भी इंडक्शन टेक प्लेस होगी वो हमेशा इंडक्शन, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है वो हमेशा एक बॉडी में होता है। इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडी। आपका जो इंडक्शन का फिनोमेना होता है वो बॉडीज में होगा। बॉडी चाहे कंडक्टिंग हो, आइदर कंडक्टिंग, चाहे आपकी बॉडी कैसी हो बच्चे, कंडक्टिंग हो, चाहे आपकी बॉडी कैसी हो, नॉन कंडक्टिंग हो। कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चाहे आपकी बॉडी कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, वो इशू नहीं है। लेकिन आपकी बॉडी में होगा, कभी भी आपका ये एक पार्टिकल में नहीं होगा। एंड नॉट इन इंडक्शन टेक प्लेस इन बॉडी, आइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, एंड नॉट इन कॉन्टिन्यूटी में है, एंड नॉट इन पार्टिकल। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके एक बॉडी में होगा लेकिन पार्टिकल में नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, ये था बच्चे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। नेक्स्ट आपका एक मेथड बताते हैं जिससे आप चार्जिंग को प्रोड्यूस कर सकते हो, जो है आपका थर्ड मेथड। हाँ जी, जो आपका थर्ड मेथड है जिसका आपका शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है कंडक्शन। आप कंडक्शन का फिनोमेना का यूज़ करके भी किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी से आप टच करवाएंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी फिनोमेना को आप चार्जिंग बाय कंडक्शन का नाम दे सकते हैं। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, द process of transfer of charge, by contact of two connecting body कंडक्टिंग बॉडी। अगर आप दो कनेक्टिंग बॉडी को टच करें और ऐसा करने से चार्ज की ट्रांसफ़र हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, इज नोन एज
एज कंडक्शन। तो आपने इसे नाम देना है बच्चे कंडक्शन का। मतलब जब भी आप एक चार्ज बॉडी, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक चार्ज बॉडी, ये है एक चार्ज बॉडी, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, ये रहा मेरा पॉजिटिव चार्ज है। ये है बच्चे दूसरी बॉडी, ठीक है, ये ली दूसरी बॉडी। जैसे आप इन दोनों को एक दूसरे से टच कराओगे, जैसे इस बॉडी को इस बॉडी से क्या करोगे, टच करवाओगे, जैसे टच करोगे सेम चार्ज इस बॉडी के ऊपर भी क्या होगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो लीजिए इस तरह टच करने से, अगर एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी से टच करें और टच करने से अगर इस तरह चार्ज आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, कंडक्शन, यानी मेथड ऑफ कंडक्शन कहलाएगा ये। अच्छा, इस बॉडी में क्या हुआ, इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है। तो जितना ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी उतना ही बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। इसका मतलब यहाँ पे आपका चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, तो यानी जो आपकी इंड्यूसिंग बॉडी है, इसका चार्ज भी क्या होगा बच्चे, कुछ ना कुछ तो रिड्यूस हुआ ही होगा। तो चार्ज बॉडी का जो कुछ ना कुछ चार्जेस का लूज़ हुआ है, जो भी लॉस हुआ है वो चार्ज कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, दूसरी बॉडी में। तो आपका अगर आपसे पूछा जाए चलिए मुझे वो मेथड बताइए जिसमें चार्जेस का लॉस नहीं होता इंड्यूसिंग बॉडी के, तो आपका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द मेथड। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ही वो मेथड है जिसके अंदर इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी का लॉस नहीं, चार्ज का लॉस नहीं होता। तो इन तीनों में से सबसे बेटर मेथड है किसी भी चार्ज, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करने का, और वो मेथड कौन सा है बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, तो अभी तक बच्चे हमने चार्ज की जितनी भी प्रॉपर्टी थी आपकी वो करवा दी, आपके मेथड ऑफ कितनी तरह से आप मेथड ऑफ चार्जिंग है वो बता दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के बाद आपके न्यूमेरिकल शुरू करने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक हेडिंग बना लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जहाँ अभी तक के जो टॉपिक कर चुके हैं उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की आपको वे बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट आता है सभी को, इन एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट चार्ज तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, जबकि मास क्या होती है बच्चे, आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज इज ए डिराइव्ड, डिराइव्ड है ना, कोई फंडामेंटल तो है नहीं है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज तो बच्चे आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ मास की, वाई मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। मास क्या है बच्चे, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। याद है ना एसआई सिस्टम में आपका मास तो सबसे पहले एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मैं पहले ही बता चुका हूँ। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जो चार्ज होता है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएट होगा, बट मास इज नॉट। चार्ज तो हमेशा मास के साथ होगा, लेकिन मास चार्ज के साथ हो ये होना जरूरी नहीं है, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी तो ना बोलो, पॉइंट होती है, थर्ड पॉइंट, ठीक है। चार्ज कितनी तरह के होते हैं बेटा, चार्जेस कितने तरह के होते हैं, आर ऑफ टू टाइप। तो चार्जेस आपके दो ही तरह के होते हैं, या तो आपका क्या चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या आपका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। बट मास क्या होता है बच्चे, किसी बॉडी का मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मास की सिर्फ एक ही टाइप होती है, मास इज ऑफ ओनली वन टाइप। तो मास की टाइप हमेशा एक ही होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर आपकी कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, नंबर मैं फोर्थ पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये है मेरा नंबर फोर्थ पॉइंट। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो मूव कर रही है बॉडी का मास तो चेंज होता है, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा, मैंने आपको बताया था। फॉर ए, ठीक है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। फॉर ए मूविंग चार्ज बॉडी, for a moving charge body, mass increases while charge remain constant। बच्चे क्या बोला,
ठीक है। अगर ये चारों पॉइंट आपको क्या शो कर रहे हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मुझे वो डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, तो बताइए मुझे चार्ज और मास के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ये है फॉलोइंग प्रॉपर्टी जो चार्ज आपके मास से डिफरेंट होती है। देखिए चार्ज की यूनिट जो है वो आपकी एक डिराइव्ड फिजिकली, आपकी चार्ज एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि मास एक फंडामेंटल है। चार्ज हमेशा एक मास के साथ एसोसिएट करता है, लेकिन मास आपका चार्ज के साथ एसोसिएट हो ये जरूरी नहीं है। चार्ज आपका दो तरह का होता है, लेकिन मास हमेशा एक ही तरह का होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज हमेशा जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो उसका क्या होगा बच्चे, जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो उसका मास चेंज होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपको पता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपकी जब भी कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तो उसका मास इस रिलेशन से m=m0 v² डिवाइडेड बाई c² के अकॉर्डिंगली चेंज करना शुरू कर देता है। लेकिन मास आपका बच्चे क्या करता है, मास की, ठीक है, मास की तो वैल्यू चेंज होती है, लेकिन चार्ज को आपको बता चुका हूँ इनवेरिएंट इन नेचर होता है, तो किसी बॉडी का चार्ज उसके मोशन से चेंज नहीं होता। ठीक है, आपकी एक और, चलिए लास्ट एक और भी पॉइंट बता देते हैं जो है नंबर 5th पॉइंट। आपको पता है चार्ज आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करता है। ठीक है, तो चार्ज क्या होते हैं, चार्जेस आर ऑलवेज, चार्जेस क्या है बच्चे, ऑलवेज कंजर्व्ड होते हैं, बट मास नहीं है, बट मास इज नॉट। चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है, मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन और चार्ज बता चुका हूँ, जिसके अकॉर्डिंगली चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, लेकिन मास आपका कंजर्व नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा, इस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर यूज़ किया जाएगा ये, वो है आपका जो श्योर टेस्ट है, मतलब टेस्ट, ट्रू टेस्ट फॉर या ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, तो उसका ट्रू टेस्ट कौन सा होता है, रिपल्शन। तो रिपल्शन क्या होती है, याद रखिएगा, रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन आपका ट्रू टेस्ट होती है आपकी किसके लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, एंड नॉट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन नहीं होती, रिपल्शन होती है, एंड नॉट अट्रैक्शन। ठीक है, एज अट्रैक्शन टेक प्लेस, एज अट्रैक्शन, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, एज अट्रैक्शन टेक प्लेस, कैन लिख लीजिएगा बीच में, कैन टेक प्लेस बिटवीन ए चार्ज एंड एन अनचार्ज बॉडी, ठीक है, ठीक, और बिटवीन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज। अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट टेस्ट या ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, तो आपका आंसर होगा रिपल्शन, क्योंकि अट्रैक्शन हो सकता है एक चार्ज और न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी हो सकती है, और दो सिमिलर चार्ज बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकती है। तो याद रखना पॉइंट, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, रिपल्शन है। ठीक, नंबर 3rd पॉइंट। ठीक है, एक और पॉइंट बच्चे मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। चार्ज कैन बी डिरेक्टेड, इलेक्ट्रिक चार्ज है जो से डिटेक्ट किया जा सकता है, चार्ज कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है, और मेजर, डिटेक्ट भी कर सकते हो, मेजर भी कर सकते हो। मेजर विद द हेल्प ऑफ किसकी चीज़ की हेल्प से, हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक आपका डिवाइस है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, या इलेक्ट्रोमीटर की हेल्प से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्ट मीटर की हेल्प से भी किया जा सकता है, एक्सेट्रा। तो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट या मेज़र करना हो तो आप इन 3 डिवाइसेस का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हैं।
ओके, यहाँ पे बच्चे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो एक 2 नंबर का एक छोटा सा टॉपिक है कोऑर्डिनेट वेक्टर।